वेलकम टू हरर नाइट्स विद एके। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। सबसे पहले तो मेरे तमाम दोस्तों का शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। आज की कहानी शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि उन्हें हमारी सारी कहानियां बर वक्त मिलती रहे। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया तब का है जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। उन दिनों हम पेपर से फारिग होकर बोरियत से भरी हुई छुट्टियां गुजार रहे थे कि एक दिन मैं और मेरे तीनों दोस्त कहीं बाहर घूमने का प्लान बना रहे थे। हसन, आमिर और दानिश, वो तीनों ही बाजिद थे कि किसी हिल स्टेशन की सैर की जाए, मगर मुझे लॉन्ग ड्राइव का शौक था क्योंकि सैर का मजा भी तब आता है कि जब लंबी लॉन्ग ड्राइव हो और साथ में खाने का प्रोग्राम भी। तकरीबन 1 घंटे के बहस मुबाहिसे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हफ्ते की शाम हम सब लोग तैयार होकर हाईवे पर सैर करने के लिए निकलेंगे। रास्ते में हमें जो भी स्पॉट पसंद आएगा वही एंजॉय कर लेंगे। हफ्ते की शाम तक हम सब ने अपने घर के सारे काम खत्म कर लिए और रात की तैयारी शुरू कर दी। मैंने हसन को फोन किया तो वो भी तैयार था और मेरा ही इंतजार कर रहा था, जबकि आमिर और दानिश पहले से ही हसन के घर पहुंच चुके थे। बस थोड़ी ही देर में हम चारों दोस्तों ने अपना सफर शुरू कर दिया। उस दिन हम चारों ही बहुत खुश थे। हम सभी अपने कॉलेज में बिताए हुए गुजरे दिनों की बातें याद कर रहे थे कि अचानक मेरी नजर एक रेस्टोरेंट पर पड़ी। हम लोगों ने फौरन ही अपनी गाड़ी रोकी और रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। तकरीबन 2 घंटे तक खाना खाने और गप्पे हाँकने के बाद हम सब लोग रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए और गाड़ी में तेज म्यूजिक लगाकर हमने फिर से अपना सफर शुरू कर दिया। मैं अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ बाहर का नजारा कर रहा था कि अचानक मेरे जहन में एक बिजली सी गूंजी। अरे यार हसन, क्या तुझे पता है कि यहाँ एक बहुत पुरानी इमारत तामीर हो रही है और अब तो ये भी सुनने में आया है कि इस इमारत की तामीर अब मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। मैंने सुना है कि वहाँ कोई आसेब है, किसी लड़की की रूह है शायद, जो आते जाते रास्ते में ही लोगों को नजर आती है। कहीं ये ना हो कि उस लड़की की रूह आज हमारे सामने आ जाए। मैंने हसन की तरफ देखते हुए उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि मैं जानता था कि हसन स्कूल के दिनों से ही बहुत बुज़दिल और डरपोक था। तो क्यों हसन, क्या प्रोग्राम है? क्यों ना चलते हुए उस इमारत को देख लिया जाए? मैंने फिर से हसन को छेड़ते हुए कहा, मगर मेरी बात सुनकर हसन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। अबे, क्या पागल हो गया है तू? हम यहाँ तफरीह करने आए हैं, मरने नहीं। हम में से कोई भी वहां नहीं जाएगा। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो जा खुद अकेला ही चला जा। हसन ने फौरन ही मुंह बसोरते हुए कहा। लेकिन आमिर और दानिश मेरी बात से इत्तेफाक कर रहे थे। अरे यार, छोड़ इस बुद्धू को, आखिर हम लोग एंजॉय करने आए हैं, थोड़ा बहुत थ्रिल और मस्ती तो चलता ही है। चलो आखिर हम भी देख लेते हैं कि वहाँ कौन सा भूत प्रेत रहता है। जो भी हो, खैर हमसे बड़ा तो कोई भूत नहीं हो सकता। इतना कहकर दानिश और आमिर ने कह कहे लगाना शुरू कर दिए और मैंने अपनी गाड़ी तेजी से उस इमारत की जानिब बढ़ा दी। गाड़ी की स्पीड बढ़ती देखकर हसन से रहा न गया। तुम लोग क्या समझते हो कि मुझे डर लगता है? ये सारी मनगढ़ंत बातें हैं, बचपन की कहानियां। मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ, हसन ने खौफ के मारे थूक निकलते हुए कहा। लेकिन हम सबको अंदाजा था कि हसन अंदर ही अंदर से बहुत खौफजदा हो चुका है। खैर, मैंने गाड़ी को उस इमारत वाले रास्ते पर डाल दिया। इस जगह को ढूंढने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जगह जगह उस इमारत की तामीर के हवाले से बोर्ड आवेजा किए गए थे। अब हम उस इमारत के करीब पहुंचने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब मुझे भी अपने दिल में खौफ सा महसूस हो रहा था क्योंकि ये पूरी सड़क हाईवे से हटकर एक तरफ थी। रात का अंधेरा और सुनसान सड़क किसी डरावनी फिल्म के मंजर की तरह नजर आ रही थी। मजाक मजाक में
मैं ये गलती कर तो बैठा था, लेकिन अब अपनी इज्जत नफ्स मजरूह होने के डर से मैं गाड़ी को वापस ना मोड़ रहा था। इतने में हसन की आवाज मेरे कानों से टकराई। अरे यार पागल मत बन, अभी भी वक्त है, वापस चलते हैं। लेकिन न जाने क्यों मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया और मुसलसल इस सुनसान सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ाता रहा। तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव के बाद मैं उस इमारत के बिल्कुल सामने जा पहुंचा। ये इमारत देखने में काफी डरावनी थी। गाड़ी की तेज हेडलाइट्स में उस इमारत का साया किसी भूत प्रेत से कम न नजर आ रहा था। बज़ाहिर तो हमें वहां कोई चीज नजर न आई, लेकिन फिर भी एक अजीब सी वहशत और हौलनाक सन्नाटा चारों तरफ छाया हुआ था। हम चारों ही गाड़ी से नीचे उतर आए और हैरत भरी नजरों से इस बुलंदो बाला इमारत को देखने लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आती, जो इस हौलनाक सन्नाटे में एक ऐसा खौफ पैदा करती थी कि जिसे सुन के हमारे पूरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ जाती। मैंने फौरन ही खामोशी के सकूत को तोड़ते हुए हसन और आमिर की जानिब देखा। अरे बुद्धू, बस देखा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब लोगों की फैलाई हुई झूठी बातें हैं। मैं तो वैसे ही तेरा इम्तिहान ले रहा था। चलो आओ थोड़ी चहलकदमी करते हैं, कुछ नजर तो आ जाए। आखिरकार हमने इतना सफर किया है, इस इमारत को देखे बिना मैं तो घर वापस नहीं जाने वाला। मैंने हतमी अंदाज में अपना फैसला सुनाते हुए अपने दोस्तों पर एक गहरी नजर डाली, जो कि खौफ की तस्वीर बने हुए बिल्कुल सहमे हुए मेरे सामने खड़े हुए थे। इससे पहले कि मैं अपना कदम बढ़ा पाता, आमिर की आवाज मेरे कानों से टकराई। देख यार, तुम्हें जहां भी जाना है जाओ, लेकिन खुदा के लिए मुझे मेरे घर वापस छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ उस रूह को देखने के लिए आया है। आमिर के साथ साथ अब हसन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगा, लेकिन मैंने दोनों को इग्नोर करते हुए आगे की तरफ कदम बढ़ा दिए। लेकिन अगले लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपने दोस्तों की बात मान लेनी चाहिए। मैं पीछे की तरफ पलटा और फिर हम चारों गाड़ी में बैठकर वापसी के लिए रवाना हो गए। अभी मैं उसी सुनसान सड़क पर था कि अचानक से एक आदमी का साया मुझे दूर से ही सड़क पर लहराता हुआ नजर आया। मैंने जैसे ही अपनी पलकें झपकी तो एक बूढ़ा और ज़ईफ आदमी अचानक से मेरी गाड़ी से टकरा गया। मैंने फौरन ही इमरजेंसी ब्रेक लगाया और फटी फटी निगाहों से बाहर की जानिब देखने लगा। लेकिन उस वक्त मेरी हैरत की इंतहा न रही जब सड़क पर कोई मौजूद ना था। इतने में आमिर जोर से चीखा, अबे तू पागल हो गया है क्या? तूने एक आदमी को ठोक दिया, चल जल्दी उतर, कहीं वो आदमी मर गया तो हमारे गले पड़ जाएगा। हम चारों ही जल्दी जल्दी गाड़ी से नीचे उतर आए, मगर बाहर का मंजर तो कुछ और ही था। जिधर जिधर तक गाड़ी की लाइट में नजर जा रही थी, तमाम इलाका सुनसान था। सड़क पर कोई भी बूढ़ा मौजूद ना था। इतने में हसन भी बोल उठा, यार तुम लोग पागल हो गए हो, खुदा के लिए जल्दी से यहाँ से निकलो। तुम लोगों ने देखा नहीं कि अभी अभी एक बूढ़ा हमारी गाड़ी से टकराया था, मगर यहाँ तो पूरी सड़क खाली है। मैंने गुस्से से हसन की जानिब देखा, लेकिन मेरी अपनी परेशानी भी खत्म नहीं हो रही थी। आखिर वो बूढ़ा गया तो गया कहाँ? हम चारों जल्दी से गाड़ी में बैठे ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए, मगर गाड़ी थी कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद गाड़ी एक बार स्टार्ट तो हुई, लेकिन फिर झटके खाकर बंद हो गई। हमारा खौफ अब मजीद बढ़ता जा रहा था। देखो यार, मुझे लगता है कि इंजन में कोई मसला हो गया है, तुम सब घबराओ नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मैंने जल्दी से गाड़ी का बोनट खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि गाड़ी का इंजन धुआं मार रहा है। हालांकि मुझे अच्छी तरह से याद था कि घर से निकलते हुए मैंने उसके रेडिएटर में पानी डाला था। ऊपर से रात भी गहरी होती जा रही थी, घुप अंधेरा और हू का आलम। इतने में आमिर की आवाज मेरे कानों से टकराई, अरे अरे यार, ये तो कब्रिस्तान है, वो देख, वो सामने। कब्रिस्तान को देखकर आमिर बुरी तरह से घबरा गया था। इसी दौरान हसन और दानिश भी गाड़ी से बाहर निकल आए। देखो यार, अगर हमारी बात मानो तो यहाँ से निकल चलते हैं, मुझे यहाँ बहुत खतरा महसूस हो रहा है। दानिश को जैसे उस कब्रिस्तान से खतरे की बू आ रही थी, मगर मैंने अब भी उनकी बातों को कोई अहमियत न दी। रेडिएटर में पानी डालने के बाद मैं वहां पर गाड़ी के ठंडा होने का इंतजार करता रहा।
अचानक से हसन ने एक जानिब इशारा किया। वो वो देखो, वो कौन है? हम तीनों ने जैसे ही मुड़कर कब्रिस्तान की जानिब देखा तो हमें एक औरत कब्रिस्तान की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दी। वो अपने बाल खोले हुए मुसलसल कब्रिस्तान की तरफ चलती जा रही थी। इस हौलनाक तारीकी में ये मंजर हमारा दिल दहला देने के लिए काफी था। मेरा अंदाजा यही था कि ये औरत कब्रिस्तान में चिल्ला काटने के लिए जा रही है, क्योंकि अपने हुलिये से वो एक जादू करने लग रही थी। खैर जो भी हो, मैंने अपने दिल में ठान ली थी कि इस औरत का राज जरूर मालूम करूंगा। जबकि मेरे दोस्त अब भी खौफ से कांप रहे थे। मैंने भी आहिस्ता आहिस्ता उस औरत के पीछे अपने कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। दानिश मुझे रोकता रहा, मगर मैंने उसकी एक भी न सुनी। जल्द ही वो औरत कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई और मैं भी कच्ची पगडंडी से छुपता छुपाता उसका पीछा करते हुए कब्रिस्तान जा पहुंचा। मैंने जैसे ही कब्रिस्तान में कदम रखा, वो औरत मुझे अब कहीं भी दिखाई ना दे रही थी। इतने में मुझे अपने पीछे पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। खौफ के मारे मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मैंने जैसे ही पलटकर देखा तो मेरे पीछे हसन, आमिर और दानिश खड़े हुए थे। उनकी यूं अचानक मौजूदगी देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। अरे कमबख्तो, तुम लोगों ने तो खौफ से मेरी जान ही निकाल दी। चलो बिना शोर किए मेरे पीछे पीछे आओ, न जाने वो औरत कहाँ चली गई है। आखिर थोड़ी देर की मसाफत के बाद हमने उस औरत को ढूंढ ही लिया। एक कब्र पर चुपचाप बैठी हुई किसी चीज को नोच नोच कर खा रही थी। इसी दौरान बदबू इतनी बढ़ गई कि हमारा वहां रुकना महाल हो गया। हम चारों दोस्त दरख्त के पीछे छुपे हुए खौफ के आलम में उसकी हरकत को देख रहे थे, मगर हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत किस चीज को नोच नोच कर खा रही है। हम काफी देर तक वहां छुपे हुए यही तमाशा देखते रहे। फिर अचानक आसमान पर एक जोरदार बिजली कड़की और पूरा कब्रिस्तान रोशन हो गया। हमारी नजर जैसे ही उस औरत पर पड़ी तो खौफ के मारे जैसे हमारा दिल ही धड़कना भूल गया। वो कोई आम औरत या जादूगरनी नहीं, बल्कि कोई चुड़ैल थी जिसका रंग एकदम सियाह काला हो गया। सुर्ख आंखों वाली ये चुड़ैल किसी जंगली बिल्ली की तरह लग रही थी। उसके मुंह से मुसलसल खून टपक रहा था और वो अब भी मुसलसल किसी चीज को नोच नोच कर खा रही थी। इतने में आसमान पर दोबारा से बिजली कड़की, लेकिन अब की बार जो मंजर मैंने देखा वो हम सब की जान ले लेने के लिए काफी था। उस औरत के हाथ में इंसानी जिस्म के गोश्त का एक लोथड़ा था जिसे वो पागलों की तरह नोच नोच कर खा रही थी। बस फिर क्या, ये मंजर देखना था कि हम सभी ने उल्टे कदमों दौड़ लगा दी। वो औरत फौरन ही हमारी तरफ मुतवज्जा हुई और गोश्त का टुकड़ा एक तरफ फेंककर हम पर चिल्लाने लगी, रुक जाओ। खौफनाक आवाज हमारे कानों से टकराई, मगर हम चारों ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सरपट दौड़ते रहे। चुड़ैल के हंसने की मकरू आवाज अब भी हमारे कानों में आ रही थी। हम चारों ही गिरते पड़ते आखिरकार अपनी कार तक जा पहुंचे। हसन और आमिर खौफ के मारे बुरी तरह से चीख रहे थे। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। यार प्लीज जल्दी कर, खुदा के लिए, नहीं तो वो चुड़ैल हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, हसन ने हकलाते हुए कहा, जबकि आमिर और दानिश ने जोर जोर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। 2-3 बार कोशिश करने के बाद गाड़ी एक झटके से स्टार्ट हो गई और मैंने फौरन ही उसकी रेस पर पांव रख दिया। हमें अब भी उस चुड़ैल की हंसने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मेरी नजर जैसे ही गाड़ी के बैक मिरर में पड़ी तो वो चुड़ैल मुझे अपनी गाड़ी के बिल्कुल पीछे भागती हुई नजर आई। उसे देखकर खौफ के मारे अब मेरा खून मुझे मेरी रगों में जमता हुआ महसूस हुआ। मैंने गाड़ी की स्पीड अब मजीद बढ़ा दी। मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। खैर थोड़ी ही देर में हम उस सुनसान इलाके से बाहर निकल आए, लेकिन हसन और आमिर ने मुझे ही कोसना शुरू कर दिया। मैं जानता था कि हम चारों ही अपने होशो हवास में ना थे। ये तो मेरे अल्लाह की रहमत थी कि उसने हमें इस मुसीबत से बचा लिया था, नहीं तो मेरी जिद की वजह से आज हम चारों दोस्तों की जान चली जाती। तकरीबन रात 2 बजे के करीब हम हसन के घर जा पहुंचे। हम में से किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि अपने घर वापस चला जाए। हसन ने हमारे घर फोन किया और उनसे यही उज़र पेश किया
کہ سفر کی وجہ سے تھک چکے ہیں، لہٰذا آج رات ہم سب اسی کے گھر قیام کریں گے۔ وہ تمام رات ہم نے جاگ کر گزاری اور مسلسل ایک دوسرے کو الزام دیتے رہے، لیکن صبح ہوتے ہی ہم سب نے نماز پڑھی اور خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر ہم آیت الکرسی کا ورد نہ کرتے تو شاید وہ چڑیل ہمیں زندہ چبا جاتی۔ آج بھی اس واقعے کو 10 سال بیت چکے ہیں، مگر آج بھی جب ہم چاروں دوست ملتے ہیں تو اس رات والا یہ واقعہ سوچ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ آخر ہم اس خطرناک چڑیل سے بچنے میں کیسے کامیاب ہو گئے۔ شاید یہ کلام پاک کی ہی برکت تھی کہ آج ہم سب زندہ ہیں۔ امید کرتا ہوں میرے دوستوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔